आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण सूचकांक को। तो पहला हमारा है इसरो के द्वारा जारी भूस्खलन सूचकांक। तो इसरो ने जारी किया था लैंड स्लाइड इंडेक्स, ठीक है, भूस्खलन सूचकांक। और इसमें जो है सर्वाधिक संवेदनशील जिलों में जो है शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया है? तो उत्तराखंड का जो रुद्रप्रयाग है और टिहरी गढ़वाल जिला है, ये दो जिले जो है सबसे अधिक संवेदनशील जिलों के रूप में सूचित किए गए हैं, ठीक है, भूस्खलन सूचकांक में। और अगर सबसे संवेदनशील राज्य की बात की जाए तो सबसे संवेदनशील राज्य आपका पहले नंबर पे मिजोरम है और दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे आपका उत्तराखंड, ठीक है। लेकिन अगर जिलों की बात की जाए सबसे संवेदनशील जिले, तो जिले आपके उत्तराखंड के ही दो जिले हैं, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। लेकिन सबसे संवेदनशील राज्य कौन है? तो वो आपका मिजोरम है, उत्तराखंड आपके दूसरे नंबर पे है। ओके, अब देखते हैं अगला जो आपका सूचकांक है, संयुक्त राष्ट्र SSDN द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो आपकी जारी की गई है 2023 के लिए। इसमें भारत को किस स्थान पे रखा गया है? तो भारत की रैंक है 126, ठीक है, 126वें नंबर पे भारत है खुशहाली सूचकांक में यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स में। पहले नंबर पे हमेशा की तरह कौन सा देश है? तो फिनलैंड है। और सबसे अंत में जो आपका देश है वो कौन सा है खुशहाली में? सबसे अंतिम नंबर पे आपका अफगानिस्तान देश है। ओके, अगला देखते हैं IQ एयर की जो है रिपोर्ट है। तो इसने जो है जारी की है वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, आपका ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो जो सबसे प्रदूषित देश इसमें चुना गया है वो आपका कौन सा है? तो वो आपका चाड है। दूसरे नंबर पे आपका इराक है और तीसरे नंबर पे आपका पाकिस्तान है, ठीक है। तो सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो पहला आपका कौन सा है? चाड जो है ये सबसे प्रदूषित देश है पूरे विश्व का। भारत का स्थान क्या है? तो भारत इसमें 8वें स्थान पे है, यानी कि ये जो आपकी लिस्ट आ रही है पहले नंबर पे चाड, दूसरे पे इराक, तीसरे पे पाकिस्तान, इसमें भारत जो है 8वें नंबर पे है, ठीक है। लेकिन अगर सबसे प्रदूषित शहर की बात करेंगे, देश सबसे प्रदूषित कौन सा है? चाड है। लेकिन सबसे प्रदूषित शहर है आपका लाहौर जो कि पाकिस्तान का शहर है। इसके साथ आपका होसान दूसरे नंबर पे है, ये चीन का शहर है। और तीसरे नंबर पे आपका भारत का शहर है भिवाड़ी जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। तो सबसे प्रदूषित शहर आपका लाहौर, दूसरे पे होसान और तीसरे पे आपका भिवाड़ी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है इस रिपोर्ट के अनुसार? तो भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर होगा वो आपका भिवाड़ी राजस्थान है, ठीक है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो टॉप 50 प्रदूषित शहर हैं उसमें से 39 शहर आपके भारत में ही हैं, ठीक है। तो टॉप 50 प्रदूषित शहरों में 39 सिटी आपके इंडिया में ही हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है नाइट फ्रैंक द्वारा जारी इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स में कहाँ पर संपत्ति में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, यानी कि संपत्ति खरीदने में जो है पैसे की वृद्धि कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुई है? तो ये हुई है आपके दुबई में, ठीक है। इस लिस्ट में जो भारत का पहला शहर है वो आपका मुंबई है, लेकिन इस लिस्ट में ये 37वें स्थान पे है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा संपत्ति में वृद्धि कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है। लेकिन इस लिस्ट में पूरे वर्ल्ड की लिस्ट में ये 37वें स्थान पे है। और पूरे वर्ल्ड में जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा संपत्ति में सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो आपका दुबई है, ठीक है ना। 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ठीक है, तो ये आपका टेररिज्म इंडेक्स है, ठीक। 2022 में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा है? तो वो आपका अफगानिस्तान है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे आपका बुर्किना फासो है। अगर भारत का स्थान पूछा जाएगा तो भारत जो है इस लिस्ट में 13वें स्थान पे है, यानी कि आतंकवाद से प्रताड़ित देशों में जो है भारत का 13वां स्थान है। पहले नंबर पे कौन सा है? तो पहले नंबर पे आपका अफगानिस्तान है। ये आपका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक था और 2022 के लिए जारी की गई थी। तो 2022 में सबसे जो है आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा था? तो वो आपका अफगानिस्तान था। अब हमारी सूचकांक कंप्लीट हो गए हैं मार्च माह के। अब मार्च माह में जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स जारी की गई हैं उनके बारे में देखते हैं। पहली जो आपकी रिपोर्ट है ये जो है ये आपका इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। ये आपके छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक एग्ज़ाम तक के लिए आप ध्यान रखिएगा। शीर्ष दूध उत्पादक राज्य कौन है? तो पहले उत्तर प्रदेश था, लेकिन इस जो आपकी ये वाली रिपोर्ट आई है 2022 की जो रिपोर्ट अभी आई है इसमें जो है राजस्थान पहले नंबर पे आ गया है, उत्तर प्रदेश आपका दूसरे नंबर पे चला गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे दूध उत्पादक राज्य में अब उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे चला गया है। पहले नंबर पे कौन सा है? तो पहले नंबर पे अब दूध उत्पादक में राजस्थान आ गया है। शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अंडा उत्पादक राज्य आपका सबसे पहला है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे तेलंगाना। तो पहला तो आप जरूर याद रखेंगे।
शीर्ष मांस उत्पादक राज्य में पहले नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे आपका पश्चिम बंगाल है। और शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य में पहले नंबर पे कौन है? तो ऊन उत्पादक में पहले नंबर पे आपका राजस्थान है, दूसरे पे आपका जम्मू कश्मीर और तीसरे पे आपका गुजरात। ठीक है, तो याद रखेंगे दूध उत्पादन में और ऊन उत्पादन में पहले नंबर पे राजस्थान है, अंडा उत्पादन में पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है और मांस उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है? तो वो आपका महाराष्ट्र राज्य है। ये आपकी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट थी वर्ष 2022 के लिए। अब देखते हैं अगली रिपोर्ट, ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना रिपोर्ट 2023 में पक्षियों की प्रजाति के मामले में भारत किस स्थान पे है? तो पूरे वर्ल्ड में जो है पक्षियों की जो आपकी स्पीसीज है, ठीक है, उसकी जो प्रजाति है उसके मामले में जो है भारत किस स्थान पे है? तो भारत तीसरे नंबर पे है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे आपका कोलंबिया है, फिर इक्वाडोर है और तीसरे नंबर पे आपका कौन है? तो भारत है। पहले पे कोलंबिया, दूसरे पे इक्वाडोर और तीसरे नंबर पे पक्षियों की प्रजाति के मामले में, ठीक है ना, बर्ड स्पीसीज के मामले में भारत जो है तीसरे स्थान पे है। और भारत में सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति कहाँ पाई जाती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा बर्ड स्पीसीज आपकी कहाँ पे पाई जाएंगी? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। और पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाला देश कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा हथियार जो है भारत में किसने भेजे हैं? ठीक, किस देश से जो है भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं, ये भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो रूस से जो है सबसे ज़्यादा भारत हथियार खरीदता है, आप सबको पता है। तो रूस से सबसे ज़्यादा खरीदे हैं, फिर उसके बाद फ्रांस से, फिर तीसरे नंबर पे आपका अमेरिका है। ठीक है, और ये कब से कब तक की रिपोर्ट है? तो ये 2018 से 22 तक की रिपोर्ट है, 4 वर्षों की रिपोर्ट है। ठीक है ना। तो सर्वाधिक हथियार निर्यात भारत को किसने किया है? तो भारत में सबसे ज़्यादा हथियार आए हैं रूस से। और हथियारों का सबसे ज़्यादा आयात करने वाला देश कौन सा है? यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश ने खरीदे हैं? तो वो कौन सा देश है? भारत देश है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हथियार भारत देश ने खरीदे हैं। और दूसरे नंबर पे जो है हथियार खरीदने के मामले में कौन सा देश है? तो वो आपका सऊदी अरब है। और हथियारों का सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश, यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किसने बेचे हैं? सबसे ज़्यादा हथियार बेचे हैं अमेरिका ने। ठीक है ना। लेकिन भारत में जो है सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से खरीदे हैं? भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ से हुआ? तो आपके रूस से हुआ है। ठीक, तो ये अंतर आप याद रखेंगे तीनों का। अब देखते हैं अगला रिपोर्ट हम लोग, IEEFA और एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा के परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो स्वच्छ ऊर्जा को जो है अपनाने में पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? तो ये आपका है कर्नाटक राज्य। स्वच्छ ऊर्जा यानी कि आपका कार्बन रहित ऊर्जा की बात हो रही है। ठीक है, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इन सब की बात हो रही है। तो इसमें पहले नंबर पे कौन सा है? तो आपका कर्नाटक हो गया है। एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया? तो ये इंटरनेट शटडाउन क्या है? जब भी कोई दंगा या फिर कुछ भी जो है बवाल होता है तो भारत में सबसे पहले क्या किया जाता है? इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो इंटरनेट शटडाउन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है? तो सबसे ज़्यादा भारत में हुआ है। और भारत में भी कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है? तो भारत के जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बार इंटरनेट को बंद किया गया है। ठीक है ना। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? अगर ये वर्ल्ड की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भारत में इंटरनेट शटडाउन हुआ है। सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? तो ये आपके रणवीर सिंह हैं, जो कि आपके सबसे ज़्यादा मूल्यवान सेलिब्रिटी हैं। ये आपकी सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार। अगली है हमारा नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये आपका वेल्थ रिपोर्ट है और इसमें सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा महंगा शहर आपका मोनाको है। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपसे इसी तरह से एक क्वेश्चन अभी आपको कुछ देर पहले मैंने पढ़ाया कि संपत्ति बढ़ने के मामले में, यानी कि संपत्ति का दाम बढ़ने के मामले में पहले नंबर पे विश्व में जो है कौन सा शहर है? अगर आपको पता हो, याद हो अभी जो अभी अभी पढ़ाया गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की गई है? तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए रिपोर्ट आई है वुमेन बिजनेस एंड द लॉ। और ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है किसके द्वारा? तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है विश्व बैंक के द्वारा। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के किस पत्रिका की सहायता से भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? तो भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 ये आपके डाउन टू अर्थ पत्रिका के माध्यम से जो है जारी की गई है।
ओके, डाउन टू अर्थ पत्रिका के द्वारा जारी की गई है। ये अभी भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट आई थी, बड़ी भयावह रिपोर्ट है ये। अब देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स के बारे में, ठीक है। तो हमने देख लिया, आपका सूचकांक देख लिया, रिपोर्ट देख लिया, अब देखेंगे रैंकिंग्स के बारे में। तो टाइम पत्रिका के विश्व के महानतम स्थानों की सूची 2023 में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? तो पूरे वर्ल्ड में जो आपके महानतम सिटीज़ हैं, जो महानतम स्थान हैं, उनमें जो है लद्दाख को और भारत के मयूरभंज, ठीक है ना। तो लद्दाख और मयूरभंज भारत के इन 2 स्थानों को शामिल किया गया है। और लद्दाख को इस लिस्ट में जो है 31वें स्थान पर रखा गया है और उड़ीसा को 32वें स्थान पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस विश्व के महानतम स्थानों की सूची में भारत के कौन कौन से स्थल शामिल हैं। तो आपका एक लद्दाख है, दूसरा कौन सा है? मयूरभंज, जो कि आपके उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है इसमें, इस लिस्ट में? तो इसमें पहले नंबर पे है टाम्पा, जो कि आपका फ्लोरिडा स्टेट यूएसए में है, ठीक है ना। तो फ्लोरिडा यूएसए में है आपका टाम्पा, इसे पहले स्थान पर रखा गया है। अब देखते हैं हाल ही में जारी M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये आपकी हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट है 2023 के लिए, और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी भी कौन है? तो ये एलन मस्क है, ठीक है। भारत में पहले नंबर पे कौन है? तो पहले आपके अडानी थे, लेकिन अब कौन है? मुकेश अंबानी जो हैं, ये भारत में पहले स्थान पर हैं। अरबपतियों की सूची में भारत का क्या स्थान है? तो अरबपतियों की सूची में भारत का तीसरा स्थान है, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा अरबपति किन किन देशों में है? तो सबसे ज़्यादा अरबपति आपके चीन में है, उसके बाद यूएसए में है, और आपका भारत इसमें तीसरे नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा अरबपतियों के मामले में, ठीक है। भारत तीसरे स्थान पे है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में, यानी कि एशिया पैसिफिक जो है आपका रीजन है, इसमें दिल्ली, बीजिंग, इंडोनेशिया, मलेशिया और संघाई के जो आपके एयरपोर्ट हैं, ये सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे हैं, ठीक है ना। तो भारत का भी आपका दिल्ली का जो है एयरपोर्ट इसमें शामिल है, याद रखिएगा। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने ये रिपोर्ट जारी की है, एशिया पैसिफिक के रीजन में जो है दिल्ली का जो है आपका, ये भी आपका इसमें पहले नंबर पे आता है। उसके बाद आपका अगला है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की ने एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यानयन कार्यक्रम के तहत भारत के किस एयरपोर्ट को 4+ का उच्चतम स्कोर प्रदान किया है? तो ये आपके कार्बन से संबंधित, कार्बन को कम करने से संबंधित है, ठीक है ना। और इसमें जो आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली है ये, और मुंबई एयरपोर्ट है, इन दोनों को 4+ की रेटिंग दी गई है, यानी कि सबसे बेस्ट इसमें रेटिंग किसको दी गई है? मुंबई और दिल्ली के एयरपोर्ट को दिया गया है, ओके। अगला हमारा है हाल ही में विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? तो ये आपका सब्जेक्ट बेस्ड क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, और इसमें जो आपका MIT इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कहाँ पे है, कहाँ का है? ये USA अमेरिका का है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, MIT, ये पहले नंबर पे है। और भारत में अगर प्रथम की बात की जाएगी तो याद रखना, भारत में प्रथम कौन है? सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड में ये 13वें स्थान पे रखा गया है, लेकिन ये आपके सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस ये पहले स्थान पे है भारत में, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा है? तो इसका दंत चिकित्सा, ठीक है ना। तो डेंटल जो है आपका इसका सब्जेक्ट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, जो आपके मार्च महीने के हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? भविष्य के पीढ़ी की सुरक्षा, ठीक है। ये आपका विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च। शून्य भेदभाव दिवस, ठीक है, 0 डिस्क्रिमिनेशन डे कब होता है? तो ये भी आपका 1 मार्च को ही होता है। और इस बार का जो आपका थीम था, इसका थीम था सेव लाइव्स। और अगला हमारा है सिविल लेखा दिवस। सिविल लेखा दिवस कब होता है? तो ये भी आपका 1 मार्च को ही होता है। अगला इंपॉर्टेंट आप जरूर याद रखना, विश्व वन्यजीव दिवस कब होता है? तो ये होता है आपके 3 मार्च को। और साइट्स समझौते के बाद से ये विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1973 से जो है इसे जो है स्टार्ट किया गया था, और इस बार साइट्स की 50वीं वर्षगांठ जो है मनाई जा रही है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। विश्व सुरक्षा दिवस कब होता है? तो विश्व सुरक्षा दिवस आपके 4 मार्च को होता है, और इस बार का थीम क्या है? हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान, ठीक है। जन औषधि दिवस इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। 7 मार्च को जो है जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? जन औषधि, सस्ती भी और अच्छी भी,
ठीक है, तो इसकी थीम भी याद रखेंगे। और ये जन औषधि दिवस 7 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप सबको पता है 8 मार्च को होता है। इसकी थीम आप जरूर याद रखना, डिजिट ऑल, लैंगिक समानता में नवाचार को बढ़ावा। ये आपके विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब होता है? तो ये आपके 10 मार्च को होता है। जबकि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब होता है? तो ये होता है आपके 15 मार्च को होता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, कोरोना चल रहा है, आप याद रख सकते हैं 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। विश्व खुशहाली दिवस, तो विश्व खुशहाली दिवस आपका कब होता है? तो विश्व खुशहाली दिवस होता है 20 मार्च को। अभी कुछ देर पहले आपको खुशहाली रैंकिंग यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बताया गया था। तो अगर आपको पता हो कि भारत का स्थान क्या है हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो विश्व खुशहाली दिवस कब होता है? तो ये 20 मार्च को होता है। थीम क्या थी? तो थीम था आपका बी माइंडफुल, बी थिंकफुल एंड बी काइंड, ठीक है ना। विश्व गौरैया दिवस कब होता है? तो विश्व गौरैया दिवस भी 20 मार्च को होता है। इस वर्ष की भी थीम है आई लव स्पैरो। विश्व जल दिवस कब होता है? 22 मार्च को। इस बार की थीम क्या थी? त्वरित परिवर्तन यानी कि एक्सीलरेटिंग चेंज, ठीक है, त्वरित परिवर्तन एक्सीलरेटिंग चेंज जो है इस बार की थीम थी। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। शहीद दिवस आपका होता है 23 मार्च को, जिस दिन आपके फांसी दी गई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। विश्व क्षय रोग दिवस कब होता है? तो ये होता है 24 मार्च को। और क्षय रोग किसे कहते हैं? तो आपका जो टीबी रोग होता है उसी को क्षय रोग कहते हैं। इस वर्ष की थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है ना। तो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस। अर्थ आवर डे कब होता है? तो अर्थ आवर डे इस वर्ष कब मनाया गया? 2023 में। तो 2023 में ये 25 मार्च को आयोजित किया गया। और इसमें क्या होता है कि 8:30 से 9:30 1 घंटे के लिए हमें अपने घर की लाइटों को उसमें बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। इस वर्ष की थीम थी ज्वाइन द बिगेस्ट आवर ऑफ अर्थ। अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को। और विश्व बैकअप दिवस कब होता है? तो ये पहला हमारा है प्रौद्योगिकी से संबंधित। पहले आपके प्रौद्योगिकी से संबंधित कैटेगरी के क्वेश्चन लेंगे हम। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली और एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की गई है? तो ये कौन सी संस्था है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज। इसने जो है डीएनए वैक्सीन विकसित की किस रोग के लिए? तो ये आपका डेंगू रोग के उपचार के लिए विकसित की गई है। ओके, नेक्स्ट हमारा है हाल ही में नैनो डीएपी उर्वरक का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो ये इफ़को कंपनी ने नैनो डीएपी उर्वरक बनाया है। इसके पहले नैनो यूरिया भी किसने बनाया था? वो इफ़को ने ही बनाया था। तो ये जो आपका नैनो डीएपी उर्वरक है, जो पहले आप 50 किलो की बोरी लाते थे, अब उसकी जगह पे आप लोग आधा लीटर जो है आप क्या कर सकते हो, नैनो डीएपी जो है यूज कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों जो है इक्वल होंगे। अगला हमारा है इसरो के द्वारा किस जलवायु अध्ययन उपग्रह का पृथ्वी में पुनः प्रवेश करा के प्रशांत महासागर में गिरा दिया? तो अभी हाल ही में इसरो ने क्या किया, एक आपका उपग्रह जो 2011 में जो है लॉन्च किया गया था भारत और फ्रांस के सहयोग से। ये आपका जलवायु अध्ययन उपग्रह था, ठीक है ना। ये 2011 में लॉन्च किया गया था। अब ये जो है इसका कार्य समाप्त हो गया है, ये अपना कार्य करना बंद कर दिया है। तो इसीलिए इसको फिर से जो है पृथ्वी की कक्षा में इसको प्रवेश करा के प्रशांत महासागर में गिराया गया है, ठीक है ना। तो इस उपग्रह का क्या नाम है? तो इसका नाम है मेघाट्रॉपिक्स 1। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। अगला हमारा है हाल ही में वन वेब कम्युनिकेशन के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वन वेब कम्युनिकेशन ये ब्रिटेन की एक इंटरनेट कंपनी है। तो इसके 40 इंटरनेट उपग्रहों को फाल्कन 9 रॉकेट, तो फाल्कन 9 जो है ये किस कंपनी का है? तो ये स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है, ठीक है ना, इसके द्वारा भेजा गया। और जो है अगला जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने, ठीक है, वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत किस रॉकेट से 36 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? तो ये है आपका LMV M3, ठीक है। तो LMV M3 जो है रॉकेट से जो है 36 उपग्रहों को भेजा है। किसने? इसरो ने भेजा है। और ये भी जो है वन वेब कम्युनिकेशन कंपनी के ही सैटेलाइट्स हैं, ठीक है ना। तो इसरो ने 36 उपग्रहों को भेजा है, जबकि स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से 40 इंटरनेट उपग्रहों को भेजा गया। दोनों एक ही कंपनी के जो है आपके उपग्रह थे वन वेब कम्युनिकेशन के, ठीक है ना। अगला हमारा है DRDO के सहयोग से हैदराबाद में स्थित स्वया रोबोटिक्स डेवलप्स ने किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट विकसित किया है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्वदेशी चौपाया रोबोट जो आपका बनाया गया है
DRDO के सहयोग से बनाया गया है, ठीक है, इस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम रखा है एक्सो स्केलेटन, ठीक है, तो एक्सो स्केलेटन इसका नाम है। ये आपका पहला स्वदेशी 4 पैरों वाला रोबोट होगा। नेक्स्ट हमारा है, इसरो ने भूटान के नैनो सैटेलाइट इनसेट 2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया। तो इनसेट 2B नाम का एक भूटान का नैनो सैटेलाइट था। इस पर जो है नज़र रखने के लिए ग्राउंड स्टेशन का निर्माण किया गया, कहाँ पे, थिम्पू भूटान में, ठीक है ना। तो ये भूटान का ही नैनो सैटेलाइट था और वहीं पे जो है ग्राउंड स्टेशन बनाया गया। किसने बनाया है, इसरो ने बनाया है। किस देश के द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया गया। तो भारत ऐसा पहला देश है जिसने जो है क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया, संचार भवन नई दिल्ली में इसे स्थापित किया गया, ठीक। दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस जिसका नाम क्या है, मिल्क इट, ठीक है, इसका विकास किस संस्था के द्वारा किया गया। तो मिल्क इट क्या है, एक पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस है, ठीक। तो एक आपका पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस है जहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आप क्या करोगे, दूध की थोड़ी सी मात्रा डालोगे तो उसमें अगर यूरिया मिलाया गया है या फिर कोई भी चीज़ अगर मिलाई गई है तो उसमें बता देगा कि इसमें कौन सी चीज़ का मिलावट किया गया है, ठीक है। तो ये आपका पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस जिसका नाम है मिल्क इट, इसे जो है लॉन्च किया गया किसके द्वारा, IIT मद्रास के द्वारा, ओके। तो ये हमारे प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चंस थे। अब हम लोग देखेंगे मार्च माह में जो आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं जो हैं प्रारंभ की गई थी, ठीक है। पहला हमारा है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई। तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना ये आपके उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है और उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ओके। अगला है हमारा, महिलाओं के लिए निःशुल्क जांच और दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम कहां पर प्रारंभ किया गया। तो आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम कहां पर प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया है तेलंगाना में। उद्देश्य क्या है, महिलाओं के लिए निःशुल्क जांच और दवाइयां उपलब्ध कराना, ठीक है। तो आरोग्य महिला योजना तेलंगाना में और मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया है, ओके। अगला हमारा है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा घरेलू उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रोडमैप प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई। तो ये आपकी MSME किसको कहा जाता है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को MSME कहा जाता है। तो योजना का नाम क्या है, लीन योजना, ठीक है ना। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो आपके घरेलू उद्योग हैं उनको आपके वर्ल्ड लेवल पर जो है एक रोड मैप प्रदान किया जाएगा कि कैसे जो है आप अपने घरेलू उद्योग को बढ़ा सकते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर, ओके। अगला हमारा है, रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना। तो जो आपके रेशम उत्पादक होते हैं उनके लिए बीमा योजना जिसका नाम क्या रखा गया है, रेशम कीट बीमा, ठीक है। ये प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, यानी कि इसके पहले और किसी राज्य में रेशम उत्पादकों के लिए कोई बीमा योजना नहीं थी। तो रेशम कीट बीमा जो आपका है ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। ये रेशम उत्पादकों के लिए एक बीमा योजना है। मृत्यु या विकलांगता के मामले में अंत्योदय परिवारों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना कहाँ प्रारंभ की गई। तो मृत्यु या विकलांगता के मामले में जो आपके अंत्योदय परिवार हैं, यानी कि जो आपके बहुत अति गरीब हैं, ठीक है ना, उनको वित्तीय सहायता जो है दयालु योजना के तहत दी जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है। तो दयालु योजना कहाँ पे प्रारंभ की गई, तो ये प्रारंभ की गई है आपके हरियाणा सरकार के द्वारा, ओके। नेक्स्ट हमारा है, लकड़ी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ प्रारंभ की गई। तो छत्तीसगढ़ जो है आपका जंगली इलाका है, आप याद रखना कि उधर साइड में आपका लकड़ी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ की गई है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को कहाँ पे प्रारंभ किया गया। तो ये प्रारंभ किया है हरियाणा के टिकली गांव से। और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है कि जो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना, उस श्रृंखला के 5 किलोमीटर क्षेत्र में जो है पूरी तरह से वृक्षारोपण करके उसको हरा भरा करना है इसका उद्देश्य, ठीक है। तो ये आपका इसका उद्देश्य है। आप लोग को क्या बताना है, आप लोग बताना कि अरावली की जो है सर्वोच्च शिखर का ऊंचाई कितनी है और इसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन जो है जो आएगा वो होगा आपके महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो आपके मार्च माह में स्टार्ट किए गए हैं उनसे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और यूएन महिला जो भारत की संस्था मतलब कि यूएन महिला का जो आपका भारत का जो आपका क्या मुख्यालय है वहाँ पर इनके सहयोग से वित्तीय क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यानी कि वित्तीय क्षेत्र यानी कि पैसे के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो ये है आपका फिन एम्पावर कार्यक्रम। ठीक है, फिन का मतलब फाइनेंस से मतलब हो गया, एम्पावर का मतलब आप जानते हैं एम्पावर करना महिलाओं को। तो ये आपका फिन एम्पावर कार्यक्रम स्टार्ट किया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और आपके यूएन महिला जो आपकी भारत की संस्था भारत में जो जिसका मुख्यालय है उसके द्वारा जो है ये प्रारंभ किया गया। ठीक है, फिन एम्पावर कार्यक्रम। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए वोट फेस्ट 2023 कार्यक्रम कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था बेंगलुरु में। ठीक है, चुनाव आयोग ने प्रारंभ किया था वोट फेस्ट कार्यक्रम। उद्देश्य क्या था? चुनाव प्रक्रिया जो है चुनाव किस तरह से किए जाते हैं उस प्रक्रिया पर जो है जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा। अनुसंधान का मतलब रिसर्च, ठीक है ना। तो उच्च शिक्षण संस्थान यानी कि जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ पे होती है उन सब कॉलेजों में आपके रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए वैभव फेलोशिप कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो जो आपका उद्देश्य होता है ये भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कई बार आपको योजना का नाम आपको दे देता है कि आपका वैभव फेलोशिप कार्यक्रम क्यों प्रारंभ किया गया। तो आपको बताना होता है कि वो आपके उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है ना। फिन एम्पावर कार्यक्रम क्यों प्रारंभ किया गया? तो वित्तीय क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से आप ध्यान रखना। ठीक है, वोट फेस्ट कार्यक्रम क्यों प्रारंभ किया गया? चुनाव की प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए। ठीक, तो इस तरह से आपके ऑप्शंस में जो आपका इसका उद्देश्य होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गजमित्र पहल कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो अब आपको दे देगा क्या एग्जाम में कि गजमित्र पहल जो है क्यों प्रारंभ किया गया? तो इसका उद्देश्य होगा मानव हाथी के संघर्ष को रोकने के लिए, या फिर ऑप्शन में मिल जाएगा आपका मानव से दोस्ती करने के लिए हाथी की, तो आप गलत कर जाएंगे इस तरह से। ठीक है, मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गजमित्र पहल प्रारंभ किया गया कहाँ पे? तो ये प्रारंभ किया गया है आपके पश्चिम बंगाल में। ये भी आप याद रखेंगे, राज्य भी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे मार्च माह के। अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अभियान जो प्रारंभ किए गए हैं मार्च माह में। प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन जो है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो हर पेमेंट डिजिटल मिशन जो है ये प्रारंभ किया गया है आरबीआई के द्वारा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक नागरिक क्या करे? डिजिटल भुगतान करे। ठीक है, और आप क्या करें? डिजिटल भुगतान भी करें और अपने आसपास के लोग जो नहीं करते हैं उनको प्रेरित करें, उनको सिखाएं। कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी उत्सर्जित होती है उसको क्या करेंगे आप? समुद्र के नीचे ले जाके स्टोर करेंगे। ठीक है, इसके लिए जो परियोजना का प्रोजेक्ट बना है उसका नाम है ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये डेनमार्क देश के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये आप क्या करेंगे? ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाके समुद्र के नीचे क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। अगला हमारा है पोषण अभियान के तहत 15 दिवसीय पोषण पखवाड़ा का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ये प्रत्येक वर्ष किया जाता है पोषण अभियान। ये आपका एक अभियान है पोषण अभियान। इसके तहत पोषण पखवाड़ा का जो है आयोजन किया जाता है। जो पखवाड़ा होता है वो 15 दिनों का ही होता है, इसीलिए जो है आप याद रखना पोषण पखवाड़ा 15 दिवसीय जो है होता है। और ये किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ होता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका जो है आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो पोषण पखवाड़ा महिला और बाल विकास मंत्रालय पर आयोजित करती है। ग्रीन सैंड परियोजना कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए किसके द्वारा? डेनमार्क के द्वारा। और हर पेमेंट को डिजिटल, ये वाला मिशन किसने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया गया आरबीआई के द्वारा। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण अभियान हो गए। अब G20 से संबंधित देख लेते हैं कि G20 से संबंधित इस महीने में कौन सी इंपॉर्टेंट बैठक हुई है। तो ये एक बैठक हुई है इंदौर में, G20 के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है। इसमें एक वैश्विक पहल स्टार्ट किया गया, मायरा वैश्विक पहल। ठीक है ना, इसका संबंध किस फसल से है? तो मायरा एम से आपका याद रखना कि ये मिलेट्स है। तो ये बाजरे से संबंधित जो है आपकी एक वैश्विक पहल है मायरा। ठीक है ना, तो इसमें जो है G20 में कृषि मंत्रियों की बैठक में मायरा वैश्विक पहल का प्रारंभ किया गया। ठीक है, बाजरे से संबंधित है ये। उद्देश्य क्या है?
बाजरे की खपत और उत्पादन को बढ़ाना, यानी कि उत्पादन भी करना और बाजरे का उपयोग भी करना खाने में। मार्च माह के में जो आपके महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल लॉन्च हुए उनके बारे में। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वैदिक शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप प्रारंभ किया गया? तो वैदिक शिक्षा में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए वैदिक हेरिटेज ऐप जो है प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है बेरोजगारों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, उनके पास जो कौशल है उसी तरह का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए झरनी योजना पोर्टल का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? तो झरनी आपके झरनी योजना पोर्टल झारखंड में प्रारंभ किया गया, ठीक है, बेरोजगारों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में आयकर विभाग के द्वारा, यानी कि इनकम टैक्स जो आपका विभाग है उसके द्वारा टैक्स पेयर को वार्षिक सूचना प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप प्रारंभ किया गया? तो जो आपके टैक्स देते हैं उनको जो है एनुअल इन्फॉर्मेशन प्रदान करने के लिए जो आपका एप्लीकेशन प्रारंभ किया गया है उसका नाम है AIS फॉर टैक्स पेयर। और AIS का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये 3 जो है महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल जो आपके प्रारंभ हुए हैं किस महीने में? तो ये मार्च में, ठीक है। अब मार्च में जो आपकी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं इन अपॉइंटमेंट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्या है? फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो फिक्की के जो महासचिव बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं शैलेश पाठक, ओके। नेक्स्ट हमारा है सशस्त्र सीमा बल जो आप SSB के नाम से जानते हैं, इसका नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसकी जो महानिदेशक बनी है वो है आपकी रश्मि शुक्ला, ठीक है। तो रश्मि शुक्ला को SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगला हमारा है नाइजीरिया के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया? तो नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं आपके बोला टिनुबू, ठीक है। तो बोला टिनुबू को नाइजीरिया का राष्ट्रपति जो है चुना गया है। अगला हमारा है वो वान थुओंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो जो वो वान थुओंग हैं इन्हें वियतनाम का जो है राष्ट्रपति चुना गया है, ठीक है। तो ये दोनों देश इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के लिए, तो इनके राष्ट्रपति का नाम जो है आप याद रखिएगा। मार्च 2023 में 28वें लेखा महानियंत्रक यानी कि आपके CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना, इस पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपके नियुक्त किए गए हैं SS दुबे, ठीक है। तो SS दुबे को 28वां आपका CGA नियुक्त किया गया है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बन गए हैं आपके अरुण सुब्रमण्यम, जिनको जो है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त किया गया है, ओके। तो अरुण सुब्रमण्यम इनका नाम है। अगला हमारा है सेवलॉन स्वस्थ इंडिया ने हाल ही में किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर जो है बनाने की घोषणा की है? वैसे तो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं लेकिन सेवलॉन किस लिए यूज होता है? तो हाथ धोने के लिए यूज होता है, इसीलिए इसने जो है हैंड एम्बेसडर की नियुक्ति की है। किसे? सचिन तेंदुलकर को जो है हैंड एम्बेसडर बनाया है अपने कंपनी का, ओके। नेक्स्ट हमारा है भारतीय एयरफोर्स में कमांड कॉम्बैट यूनिट में पहली महिला ऑफिसर पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो कमांड कॉम्बैट यूनिट है इंडियन एयरफोर्स की, और ये कौन बनी है? तो ये बनी है कैप्टन सालिजा धामी, इंपॉर्टेंट नाम है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कैप्टन सालिजा धामी, कमांड कॉम्बैट यूनिट इंडियन एयरफोर्स में। एशियन हॉकी फेडरेशन के एथलीट एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को नियुक्त किया गया? तो एथलीट एम्बेसडर बनाई गई हैं एशियन हॉकी फेडरेशन की, इनका नाम क्या है? सलीमा टेटे, ठीक है। तो सलीमा टेटे जो है ये आपके आदिवासी समूह से जो है बिलोंग करती हैं, तो ये भारत की जो है महिला हॉकी खिलाड़ी भी हैं। इन्हें एथलीट एम्बेसडर के रूप में जो है चुना गया है एशियन हॉकी फेडरेशन का। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया? तो अभी जो है निर्विरोध चुने गए हैं कौन? अजय बंगा, ठीक है। तो अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के जो उपाध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अजय सिंह, ठीक है ना। तो ये आपके भारत में जो आपका मुक्केबाजी संघ है, भारतीय मुक्केबाजी संघ, इसके अध्यक्ष हैं अजय सिंह। अब इन्हें अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो मुक्केबाजी संघ है उसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो ये लद्दाख की बात हो रही है।
लद्दाख में जो सेना की बटालियन की कमान संभाली हैं ये आपकी बनी है कर्नल गीता राणा। ठीक है, तो कर्नल गीता राणा लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी हैं। नेक्स्ट हमारा है जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए सी चेंजेस क्लाइमेट कार्यक्रम का भारतीय राजदूत किसे बनाया गया। तो जलवायु परिवर्तन यानी कि जो आपका क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, इसमें महिलाओं की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया सी चेंजेस क्लाइमेट, और इसका भारतीय राजदूत बनाया गया किसे, तो श्रेया घोड़ावत को जो है इसका भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा है टीसीएस के नए सीईओ और एमडी जो है पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो टीसीएस के जो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये बनाए गए हैं के कीर्ति निवासन। ठीक है, तो के कीर्ति निवासन का नाम आप याद रखेंगे। टीसीएस के नए सीईओ और एमडी ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्रिक्स देशों की न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो ये ब्रिक्स देशों की क्यों लिखा है, क्योंकि ये ब्रिक्स देशों के द्वारा ही निर्मित की गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में निर्मित हुई थी। ठीक है, तो इसका जो नया प्रमुख बनाया गया है ये बनाया गया है डिल्मा रूसेफ को, जो कि किस देश से संबंधित है, तो ये आपके ब्राज़ील की हैं डिल्मा रूसेफ। ओके, मार्च 2023 में नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया। तो नेपाल के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं वो चुने गए हैं रामचंद्र पौंडेल। ठीक है, और इसी के साथ ही नेपाल में उपराष्ट्रपति भी चुना गया, और वो कौन चुने गए, तो वो चुने गए हैं आपके राम सहाय प्रसाद यादव। तो ये राम सहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति हैं नेपाल के, जबकि नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, तो ये आपके रामचंद्र पौंडेल हैं। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप बताइए कि नेपाल के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है। ठीक है ना, तो ये आप कमेंट करके बताना। अगला हमारा है चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे चुना गया। तो चीन के जो राष्ट्रपति पद पर चुने गए हैं वो चुने गए हैं शी जिनपिंग। ठीक है ना, तो और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन चुने गए, तो वो चुने गए ली कियांग। ठीक है, प्रधानमंत्री वैसे पूछता नहीं है, राष्ट्रपति आपको याद रहेगा क्योंकि ये लगातार बने हुए हैं शी जिनपिंग। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, इनको जो है किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को कतर देश का जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में जो है कतर में क्या हुआ था, तो कतर में हुआ था आपका फीफा का वर्ल्ड कप। ठीक है, आपको बताना है कि फीफा वर्ल्ड कप का विजेता टीम कौन सा रहा है। अब देखते हैं आपका अगला, नए मुख्यमंत्री जो है अभी हाल ही में चुनाव हुए थे आपके विधानसभा के 3 राज्यों में, कहाँ कहाँ पे, नागालैंड में, मेघालय में और त्रिपुरा में। तो यहाँ पे जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, और त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं आपके डॉक्टर मणिक साहा। ठीक है, ये तीनों पहले से ही थे और फिर से जो है मुख्यमंत्री में जो आपके पुरस्कार प्रदान किए गए। फीफा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये आपके सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी 2022 और किसने प्रदान किया है, ये फीफा जो फुटबॉल की संस्था है इसके द्वारा प्रदान किया गया। तो ये दिया गया है लियोनेल मेसी को, जो कि किस देश के खिलाड़ी हैं, तो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और अगला है हमारा सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर पुरस्कार। तो महिला फुटबॉलर का पुरस्कार दिया गया अलेक्सिया पुटेलस को, जो कि कहाँ की हैं, तो ये आपके बार्सिलोना जो है स्पेन की हैं। ठीक है ना, तो स्पेन की हैं ये अलेक्सिया पुटेलस, और आपके लियोनेल मेसी अर्जेंटीना की टीम से खेलते हैं। तो ये आपके सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर हो गए 2022 के लिए। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो 32वां जो व्यास सम्मान है ये प्रदान किया गया ज्ञान चतुर्वेदी को, और इनकी किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो पुस्तक का नाम है इनका पागल खाना। ठीक है, तो पागल खाना के लिए 32वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया ज्ञान चतुर्वेदी को। और इम्पॉर्टेंट ये आप एक पॉइंट और है कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान 2 सम्मान जो है प्रदान किए जाते हैं। तो अगला जो है हमारा वो आपका सरस्वती सम्मान ही है। ठीक है, तो व्यास सम्मान आपने देखा ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए मिला। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो जो 32वां सरस्वती सम्मान 2022 है ये प्रदान किया गया शिव शंकरी को, और इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो पुस्तक का नाम है सूर्यवंशम। ठीक है ना, तो सूर्यवंशम इनकी पुस्तक का नाम है। तो फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन थे, लियोनेल मेसी, और महिला फुटबॉलर कौन थी, तो वो अलेक्सिया पुटेलस थी। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को मिला पागल खाना के लिए, और सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया, शिव शंकरी को, किस पुस्तक के लिए, तो सूर्यवंशम पुस्तक के लिए। ओके, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो गवर्नर ऑफ द ईयर
ये आपके सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स हैं। इसमें दिया गया शक्तिकांत दास को, जो कि आपके आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं। ठीक है। किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है किसे मिला है? तो ये आपके रतन टाटा, जो कि आपके टाटा कंपनीज के जो है प्रमुख हैं, इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है ना। अगला हमारा अवार्ड है संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023, और इसे किसे सम्मानित किया गया? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया बॉम्बे जयश्री को, और ये जो है कर्नाटक संगीत में इनको महारत हासिल है। ठीक है ना। कन्नड़ संगीत में इन्हें महारत हासिल है। बॉम्बे जयश्री को संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया। जबकि नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी हैं, जो कि आपके भरतनाट्यम की भी अच्छी नर्तक हैं, और जो है आपकी ये कुचिपुड़ी डांस भी करती हैं। ठीक है ना। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस ये दोनों करती हैं बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी, इन्हें नृत्य कलानिधि पुरस्कार, जबकि संगीत कलानिधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को दिया गया, जो कि कन्नड़ संगीत में जो है महारत हासिल है इन्हें। अगला हमारा है जीएसएमए संस्था द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में नीतियां बनाने और विनियमन करने के लिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये देशों के लिए, ये विभिन्न देशों में जो है चुना जाता है, तो भारत को चुना गया। ठीक है ना। भारत में जो है दूरसंचार क्षेत्र में नीतियां अच्छी बनाई गई और विनियमन अच्छे तरीके से किया गया, इसीलिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जो है भारत देश को प्रदान किया गया जीएसएमए संस्था के द्वारा। अगला हमारा है वर्ष 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेन किंग स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आप इंपॉर्टेंट बस इतना पॉइंट याद रखना है, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है आसिफ शेख को, जो कि जो है कहाँ के हैं? तो ये आपके नेपाल के जो है खिलाड़ी हैं आसिफ शेख। इन्हें जो है स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया वर्ष 2022 के लिए। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पुरस्कार है गणित का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। कौन सा पुरस्कार है? तो ये है आपका एबेल पुरस्कार 2023। तो एबेल पुरस्कार को जो है कहा जाता है गणित का नोबेल पुरस्कार, और 2023 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है लुइस कैफरली को। ठीक है। तो लुइस कैफरली को जो है 2023 का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब अगला जो है हमारा अवार्ड है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड। तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड जो है ये जन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर किसे दिया गया, यानी कि अगली पीढ़ी का जो है जो एंटरप्रेन्योर होगा वो प्रदान किया गया ईशा अंबानी को, जो कि रिलायंस रिटेल की वर्तमान में सीईओ हैं। सीईओ ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो सीईओ ऑफ द ईयर सीके वेंकट रमन को दिया गया, जो कि टाइटन कंपनी के, जो आपकी वॉच की कंपनी है टाइटन, ये भी आपकी टाटा की ही सब्सिडरी है। ठीक है ना। तो ये आपके सीके वेंकट रमन को प्रदान किया गया सीईओ ऑफ द ईयर। स्टार्टअप ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो स्टार्टअप ऑफ द ईयर जो है जेट वर्क को चुना गया है स्टार्टअप ऑफ द ईयर। ठीक है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में। अगला पुरस्कार है जम्मू कश्मीर की पहली महिला, जिन्हें जो है हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला है जिन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। इनका नाम क्या है? इनका नाम है आलिया मीर। ठीक है। तो आलिया मीर को आपके जम्मू कश्मीर वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हमारा है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एक संस्था है। इसके द्वारा किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो पोर्टर पुरस्कार जो है भारत की जो है आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है इसे सम्मानित किया गया। ठीक है ना। पोर्टर पुरस्कार 2022 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रदान किया गया है। एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो एशिया का जो आपका शतरंज महासंघ है, ठीक है ना, इसके द्वारा जो है डी गुकेश को, जो कि आपके एक शतरंज खिलाड़ी हैं और ग्रैंड मास्टर भी हैं, इन्हें जो है प्लेयर ऑफ द ईयर प्रदान किया गया। जबकि मैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो मैन ऑफ द ईयर जो है एमके स्टालिन को दिया गया, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तो इन्हें ये क्यों अवार्ड दिया गया? क्योंकि इस वर्ष जो आपका 44वें शतरंज ओलंपियाड हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? वो आपके हुए थे चेन्नई में। ठीक है ना। और इसका अच्छे से जो है क्या करने के लिए, मेज़बानी करने के लिए एमके स्टालिन को जो है मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो आपका प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में। ठीक है ना। और ये इस वर्ष का दिया गया है डेविड चिप्परफील्ड को। तो डेविड चिप्परफील्ड को 2023 का
प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रेसिडेंट कलर्स का कर्टन रेजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो कर्टन रेजर पुरस्कार प्रदान किया गया है INS द्रोणाचार्य को। ठीक है, किसने प्रदान किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया है प्रेसिडेंट कलर्स का कर्टन रेजर पुरस्कार INS द्रोणाचार्य। ये आपका एक नेवल शिप है। ओके। सार्क राइडर्स और लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साहित्यिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, बांग्लादेश का जो है इनको संस्थापक कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, इन्हें अभी हाल ही में साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया गया। फिलहाल इनकी मृत्यु हो चुकी है शेख मुजीबुर रहमान की। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस राज्य के तपोवन NGO को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया? तो तपोवन NGO जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, तो इसे अभी हाल ही में चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। और ये तपोवन NGO कहाँ पे है, किस राज्य में? तो ये आपके असम राज्य में स्थित है तपोवन NGO। टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो टेक्सास विश्वविद्यालय ने दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है नवीन जिंदल को। तो जिंदल स्टील के मालिक हैं ये नवीन जिंदल, इन्हें जो है दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। पेन अमेरिका के द्वारा किस भारतीय को पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो पेन एक संस्था है। ठीक है, पेन अमेरिका, तो इसके द्वारा जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया विनोद कुमार शुक्ल को, जो कि एक भारतीय मूल के आदमी हैं। ठीक है ना, तो एक भारतीय है आपके विनोद कुमार शुक्ल, इन्हें जो है नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है दुनिया के सबसे बड़े व्यापार पर्यटन शो ITB बर्लिन 2023 में गोल्डन सिटी फॉर टूरिज्म अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार पर्यटन शो था। ठीक है ना, तो इसमें जो है गोल्डन सिटी फॉर टूरिज्म अवार्ड भारत को प्रदान किया गया। गोल्ड और सिल्वर जो है ये दोनों अवार्ड किससे प्रदान किए गए? दोनों ही अवार्ड जो है भारत को प्रदान किए गए हैं गोल्डन सिटी फॉर टूरिज्म अवार्ड में। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया? तो ये आपका राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार था। तो राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया शिप्रा दास को, जबकि अमेच्योर फोटोग्राफी का जो है अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया आपके अरुणा साहा को। ठीक है, तो ये दोनों अवार्ड आप याद रखेंगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शिप्रा दास और अमेच्योर फोटोग्राफी कौन है ये? तो ये आपकी अरुणा साहा है। अगला हमारा क्या है? WHO द्वारा लंदन में आयोजित हेल्दी सिटी शिखर सम्मेलन में पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 में किस भारतीय शहर को सम्मानित किया गया? तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसने लंदन में आयोजित की थी एक सम्मेलन जिसका नाम क्या था? हेल्दी सिटी शिखर सम्मेलन। और इसमें जो है पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड जो है एक दिया गया, और ये किस भारतीय शहर को प्रदान किया गया? तो इसमें भारतीय शहर बेंगलुरु है। फिलहाल ये 5 शहरों को प्रदान किया गया था पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड। जो अन्य शहर हैं वो आपके एथेंस है, मैक्सिको है, मोंटेविडो और वैंकूवर। तो ये जो है 4 अन्य शहर हैं। इसके अलावा बेंगलुरु को भी पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड जो है प्रदान किया गया WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। केरल राज्य में पहली बार अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति किसे देने की घोषणा की है? तो केरल राज्य में आपका सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्टार्ट किया गया, और पहला जो आपका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम क्या रखा गया है? केरल ज्योति। ये किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया MT वासुदेवन नायर को। ठीक है ना, तो ये जो है हमारे महत्वपूर्ण पुरस्कार थे किस महीने के? ये हमारे थे आपके मार्च महीने के। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पुरस्कार। 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023। ठीक है, तो ऑस्कर अवार्ड के बारे में आपने पहले से ही पढ़ा होगा, फिलहाल यहाँ पे भी देख लेते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग आप याद रखना, नाटू नाटू सॉन्ग को मिला, जो कि फिल्म RR की है। और किसने जो है ये अवार्ड जो है लिया? तो ये लिए थे आपके संगीतकार इस फिल्म के, जिनका नाम था MM कीरवानी। ओके। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म ये किसे प्रदान किया गया? तो ये जो है प्रदान किया गया द एलिफेंट विस्परर, और इसकी डायरेक्टर और जो है प्रोड्यूसर कौन है? तो गुनीत मोंगा और कार्तिकी। ठीक है, तो ये दोनों इंडिया से संबंधित है, इसलिए ये दोनों आप जरूर याद रखना। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्परर, एंड जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू। बेस्ट फिल्म कौन चुना गया 95वें ऑस्कर अवार्ड में? तो एवरीथिंग एवरीवेयर
ऑल एट वंस, ठीक है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये आपकी बेस्ट फिल्म है। बेस्ट एक्टर कौन है, तो ये आपके ब्रैंडन फ्रेजर हैं, जो कि द व्हेल मूवी के लिए इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया, ब्रैंडन फ्रेजर को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो मिशेल योह को, जो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जो सबसे बेस्ट मूवी चुनी गई उसी की ये एक्ट्रेस है, ठीक है, इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर भी आपके इसी फिल्म के थे, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, और इनका नाम क्या था, डेनियल क्वान और डेनियल सेइनर्ट, ठीक है, तो इन दोनों को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कौन थी, तो ये थी आपका ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जो कि जर्मनी की मूवी थी, ठीक है, तो जर्मनी की ये मूवी थी, इसे जो है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया। अब देख लेते हैं बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड 2022। तो बीबीसी स्पोर्ट्स इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो मीराबाई चानू को, पिछली बार भी नहीं चुना गया था। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, यानी कि जो आपकी दिव्यांग खिलाड़ी हैं वो आपकी स्पोर्ट्स ऑफ द वुमन कौन है, तो वो आपकी भाविना बेन पटेल हैं। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुना गया, तो नीतू घंगास को जो है इमर्जिंग प्लेयर चुना गया, और नीतू घंगास ने अभी हाल ही में महिला मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। बीबीसी चेंज मेकर पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया, तो भारतीय लॉन बॉल टीम को प्रदान किया गया चेंज मेकर पुरस्कार। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया प्रीतम सिवाच को। भारत और विश्व में प्रथम बार जो चीज़ें हुई हैं मार्च 2023 में, ओके। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा बन गया है, तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म अभी जो है इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, ठीक है ना, काफ़ी दिन से तैयार था, अभी उद्घाटन किया गया, तो जो है ये अब सबसे लंबा प्लेटफार्म हो गया पूरे विश्व का, जो कि आपका है सिद्धू-रुदा स्वामी रेलवे स्टेशन, कहाँ पे है, हुबली कर्नाटक में, ठीक है, तो हुबली कर्नाटक में जो है, हुबली कर्नाटक का जो ये आपका रेलवे स्टेशन है सिद्धू-रुदा स्वामी रेलवे स्टेशन, अब ये आपका 1507 मीटर जो है इसकी लंबाई है, और ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म बन गया है, ठीक है। इसके पहले कौन सा था, तो वो था आपका गोरखपुर जो है रेलवे स्टेशन, ठीक है, लेकिन अब आपका हुबली का जो आपका रेलवे स्टेशन है ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र ये आपके सियोल दक्षिण कोरिया में जो है स्थापित किया जाएगा, और कौन सी कंपनी स्थापित करेगी, तो सैमसंग कंपनी के द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, तो इस टेलीस्कोप का जो व्यास है वो 4 मीटर का है, ठीक है, यानी कि जो इसका लेंस है वो आपका 4 मीटर का जो है इसका लेंस है, ठीक है, तो ये इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये भी जो है काफ़ी दिनों से तैयार था, इसका उद्घाटन अभी किया गया देवस्थल उत्तराखंड में, ठीक है। उद्घाटन किसने किया, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये आपका एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है देवस्थल उत्तराखंड में। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस जो है ये किसे प्रदान किया गया, तो आग प्रतिरोधी स्टील है ये, और इसे किसने बनाया है, तो ये जो है आपका लाइसेंस दिया गया जिंदल स्टील को, ठीक है, तो ये भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाएंगे जिंदल स्टील वाले। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का अर्थ क्या है, यानी कि जो है ये जो आपका कॉरिडोर है उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का 4 धाम जो है इन सब के रास्तों को कनेक्ट करने के लिए क्या होगा कि कुछ कुछ दूरी पर जो है आपके इलेक्ट्रिक जो आपके होते हैं चार्जिंग पॉइंट वो लगाए जाएंगे, यानी कि आप इलेक्ट्रिक कार से अगर जाते हैं तो आपको चार्जिंग की कोई समस्या ना हो, ठीक है ना, तो इसीलिए आपका इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर आपका कहाँ पे बना, तो ये आपके उत्तराखंड में बना। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर जिसका नाम रखा गया बाहुबली, ये कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये बाहुबली का जो स्थापना ये निर्मित किया गया है, ये निर्मित किया गया विदर्भ महाराष्ट्र में, यानी कि सड़कों के किनारे जो आपके सड़क के किनारे जाने के लिए जो आपके वो लगे रहते हैं, क्या होता है आपका क्रैश बैरियर होता है, अगर आपकी गाड़ी उस साइड जाती है तो उससे लड़ करके आपका फिर से सड़क पे आ जाएगी, तो ये आपका बांस से बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है बाहुबली। कहाँ पे बनाया गया, तो ये आपके विदर्भ महाराष्ट्र में बनाया गया। उत्तर पूर्व भारत के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ पर किया गया, तो आपका ये आपका कॉम्प्रेस्ड बायोगैस है, तो उत्तर पूर्व भारत का जो है पहला जो है संपीड़ित बायोगैस संयंत्र है, और ये स्टार्ट किया गया कहाँ पे, असम में। भारत का पहला बॉक्साइट CRM का मतलब है सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल,
जिसका नाम रखा गया बॉक्साइट सीआरएम का बार्क 1201, ठीक है ना। ये किसने विकसित किया? तो ये आपके नाल्को ने विकसित किया है, ठीक है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, जो कि कहाँ पे स्थित है नाल्को? तो नाल्को आपके ओडिशा में स्थित है, ठीक है। हिंडाल्को कहाँ पे स्थित है? आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना। हिंडाल्को आपके किस राज्य में स्थित है? विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो अभी जो है, जो आपका विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है वो है आपका टेरोन फर्स्ट, ठीक है ना। और इसे हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च भी किया गया। वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो अधिवक्ता संरक्षण कानून लाया गया कहाँ पे? ये लाया गया आपके राजस्थान में। इसी के साथ स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भी देश का पहला राज्य कौन सा है? तो स्वास्थ्य का अधिकार जो है विधेयक, ये भी राजस्थान राज्य में लाया गया, जिसका भी हाल ही में काफ़ी विरोध हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे जो है महत्वपूर्ण भारत और विश्व में प्रथम थे। अब देखेंगे खेल से संबंधित करंट अफेयर्स को, जो आपके मार्च माह में हुए हैं। सऊदी अरब में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट 76वीं संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन बन गया है? तो 76वीं संतोष ट्रॉफी का विजेता बन गया है कर्नाटक। और उप विजेता कौन बना है? तो ये बना है आपका मेघालय, ठीक है। तो कर्नाटक ने मेघालय को हरा करके 76वीं संतोष ट्रॉफी, जो आपका फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, इसे जीत लिया है। और इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा था? तो सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जा रहा था। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप, जिसका नाम क्या था? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23, इसका खिताब 2-1 से किस टीम ने जीत लिया है? तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 जीत लिया है भारत ने। और उप विजेता कौन रहा? तो उप विजेता रहा इसका ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही ये जो है आपका क्रिकेट टेस्ट मैच आयोजित किया जाता है, ठीक है। नई दिल्ली भारत में आयोजित होने वाली महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आपको पता है कि इस बार का जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, कहाँ पे हुआ है? भारत में हुआ, भारत के दिल्ली में। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वो बनाया गया था MC मैरी कॉम को और फरहान अख्तर को, ठीक है। फरहान अख्तर फिल्म अभिनेता है, MC मैरी कॉम भी एक बॉक्सर हैं। अगला हमारा नई दिल्ली में आयोजित 13वें विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के में जो है भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये आपका विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं। 48 किलोग्राम वर्ग में जो है नीतू घंघास जीती हैं। 50 किलोग्राम वर्ग में कौन जीता है? तो ये जीती हैं आपकी निखत जरीन। 75 किलोग्राम वर्ग में किसने जीता? तो 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहन ने जीता है। और 81 किलोग्राम वर्ग में जो आपका मुक्केबाजी का स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जीता है आपके स्वीटी बोरा ने, ठीक है। तो ये गोल्ड जीता है इन चारों ने, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा है हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023। तो हॉकी इंडिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो हॉकी इंडिया पुरस्कार जो है ये आपके प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं हार्दिक सिंह। और आपकी प्लेयर ऑफ द ईयर महिला जो चुनी गई हैं वो हैं आपकी सविता पुनिया। जबकि जो है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गुरुबख्श सिंह को। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन रही? तो ये रहे आपके कृष्णा वी पाठक को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है दिया गया। तो आप याद रखना, प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष और महिला का जो है नाम जरूर याद रखना, हार्दिक सिंह और सविता पुनिया के नाम, ठीक है। महिलाओं की प्रीमियर लीग अभी पहली बार स्टार्ट की गई है, ठीक है। और इसका विजेता टीम कौन बन गई है? तो वो बन गई है आपकी मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस ने WPL का पहला संस्करण जीत लिया है। और किसे हराया है? तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण जीत लिया है। ऑरेंज कप जो है, ऑरेंज कैप जो है, ये किसे प्रदान किया गया? तो जो सबसे अधिक रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो ये आपकी मेग लैनिंग को दिया गया, ये दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान भी थी, ठीक है। पर्पल कैप किसे दिया गया? तो ये जो है सर्वाधिक विकेट लेने वाले को दिया जाता है पर्पल कैप। और ये दिया गया हेली मैथ्यूज को। हेली मैथ्यूज मुंबई इंडियंस की जो है खिलाड़ी थी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन था? तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी जो है हेली मैथ्यूज को ही चुना गया, ये मुंबई इंडियंस की ही खिलाड़ी थी। और आपका इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन चुना गया? तो ये भी आपकी यास्तिका भाटिका मुंबई इंडियंस की ही खिलाड़ी थी, ठीक है। तो इमर्जिंग प्लेयर यास्तिका भाटिका, मोस्ट वैल्यूएबल हेली मैथ्यूज, पर्पल कैप भी हेली मैथ्यूज। इसके अलावा ऑरेंज कैप किसने जीता? तो ये आपके मेग लैनिंग ने जीता है। 13वें राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा? तो ये आपका राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है, यानी कि भारत के अंदर ही हुआ होगा, भारत के राज्यों के बीच में। तो ये इसका विजेता बना मध्य प्रदेश। और उप विजेता कौन रहा? तो उप विजेता रहा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये आपका 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप थी, जिसका विजेता मध्य प्रदेश और उप विजेता रहा महाराष्ट्र।
एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप कहाँ से प्रारंभ हुई? तो एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप ये एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस है और ये श्रीनगर से कन्याकुमारी के मध्य प्रारंभ हुई है। 3651 किलोमीटर कुल जो है इसकी दूरी तय की गई, ठीक है ना, एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप में। उर्मिया ईरान में आयोजित दूसरे जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो दूसरे जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है भारत ने। और उपविजेता कौन रहा? तो उपविजेता रहा आपका ईरान, ठीक है। तो उर्मिया ईरान में आयोजित हुई थी, दूसरे जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता और उपविजेता रहा आपका ईरान, ओके। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो अभी जो है पिछले वर्ष 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, फिर आपका जो 37वां राष्ट्रीय खेल 36वें कहाँ पे हुए थे? तो वो आपके गुजरात में हुए थे, ठीक है ना। 37वां राष्ट्रीय खेल आपके गोवा में होंगे। उसके बाद 38वें राष्ट्रीय खेल कब होंगे? 2024 में। और ये कहाँ पे होंगे? तो ये होंगे आपके उत्तराखंड में। हरियाणा में आयोजित 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 में ओवरऑल चैंपियनशिप कौन सा राज्य बना है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है। तो ये आपका वन खेल प्रतियोगिता थी, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट गेम टूर्नामेंट था ये और इसमें जो है जीता किसने? तो ये जीता है छत्तीसगढ़ ने। क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम कौन सी है? तो ईरानी कप जो है ये रणजी ट्रॉफी का जो विजेता होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है इस वर्ष का जो रणजी ट्रॉफी का विजेता था वो कौन था? मध्य प्रदेश था। उसके और शेष भारत के बीच में, यानी कि जो और अन्य भारत के राज्य हैं उनसे खिलाड़ी चुन के जो है इनके मध्य मैच होता है और इसका विजेता टीम रही आपकी ईरानी कप 2022-23 की कौन सी? तो शेष भारत जो टीम थी वो विजेता रही और इसने जो है रणजी ट्रॉफी के विजेता मध्य प्रदेश को हरा दिया। मैन ऑफ द मैच कौन चुने गए ईरानी ट्रॉफी में? तो ये चुने गए थे यशस्वी जायसवाल। सॉरी। अगला हमारा है एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया? तो सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं रोहन बोपन्ना, ठीक है। एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब इन्होंने जीता है। एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन हो गया? तो ये हो गए आपके रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट हमारा है एशियाई बिलियर्ड्स 2023 चैंपियनशिप। इसमें पुरुष विजेता आपके भारत के पंकज आडवाणी रहे। नाम याद रखिएगा, नाम याद ही होगा क्योंकि बहुत बार इन्होंने जीता है। और अगला आपका महिला विजेता कौन रही? तो ये रही आपकी वाई युलू, चीन की हैं ये वाई युलू, ठीक है ना। ये आपकी विजेता रही, पुरुष विजेता रहे आपके पंकज आडवाणी। अगला हमारा है विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जो है पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीत करके इतिहास रचा है? तो इन लोगों ने, यानी कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने, ठीक है, एक युगल खिताब जीता किसमें? स्विस ओपन 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में। और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये आपके बैडमिंटन खेल खेलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 31वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया लखनऊ। सबसे पहले आपका महत्वपूर्ण समझौतों को हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल यानी कि अर्बन कूलिंग इनिशिएटिव को प्रारंभ करने के लिए समझौता किया है? तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक संस्था है। शहरी शीतलन पहल जो है कहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्टार्ट किया जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, ओके। नेक्स्ट हमारा है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा दुनिया के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्री संधि हाई सीज ट्रीटी जो है इसकी घोषणा की गई है? तो उच्च समुद्री संधि की घोषणा की गई है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, ठीक है। जो दुनिया भर में महासागर हैं उनकी रक्षा के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट हमारा है किस देश की मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए समझौता किया है? तो ये आपका शिया और सुन्नी अलग अलग जो है मुस्लिमों में होते हैं। तो ये आपका शिया देश है और इस तरह का आपका सुन्नी देश है, तो इनके मध्य में संबंध अच्छे नहीं थे। अब जो है चीन की मध्यस्थता से जो है इन दोनों में दोस्ती कराई गई है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ईरान और सऊदी अरब में चीन ने मध्यस्थता की है, ठीक है, इनमें जो है बिजनेस को बहाल करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी
मैत्री पाइपलाइन किन देशों के मध्य शुरू की गई है? तो मैत्री पाइपलाइन जो है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य में शुरू की गई है, ठीक है। 5 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई भारत में होगी, बाकी की लंबाई 126.5 किलोमीटर कहाँ पे है? तो वो बांग्लादेश में इसकी लंबाई होगी। और इससे क्या परिवहन होगा? तो डीजल का परिवहन होगा, ठीक है। तो डीजल को जो है भारत से बांग्लादेश में भेजा जाएगा मैत्री पाइपलाइन के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण समझौते थे। अब देखते हैं महत्वपूर्ण सम्मेलन और आयोजन जो आपके मार्च माह में हुए हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पहली बात आपको याद रखना है कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का जो है आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये सिक्किम में आयोजन हुआ है इसका, ठीक है। उद्घाटन इसका जो है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन आयोजित कहाँ हुआ था? तो ये सिक्किम राज्य में आयोजित किया गया। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बिम्स्टेक जो है ये जो है अपने अलग अलग बे ऑफ बंगाल के पास जो देश हैं उनका एक संगठन है। तो इसके एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बैठक की जो बैठक हुई गवर्निंग बोर्ड की, वो हुई है आपके बेंगलुरु कर्नाटका में, ओके। और प्रथम कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया? तो ये बनाए गए हैं घनश्याम प्रसाद। नेक्स्ट हमारा है 2 से 4 मार्च तक नई दिल्ली में 8वें रायसीना डायलॉग की मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? तो रायसीना डायलॉग जो है ये आपका कहाँ पे होता है? तो ये आपके राष्ट्रपति भवन में होता है, रायसीना की पहाड़ी के पास जो है, ठीक है। तो रायसीना डायलॉग इसमें मुख्य अतिथि इस बार बनाई गई थी जॉर्जिया मेलोनी, जो कि कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? तो ये इटली देश की प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया था। पहले संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र का पहली बार जल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो याद रखेंगे इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है न्यूयॉर्क में। और इस बार की थीम क्या रखी गई थी? वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी थीम थी। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ। पहली बार संयुक्त राष्ट्र का जल सम्मेलन आयोजित हुआ कहाँ पे? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। हाल ही में वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो वन वर्ल्ड टीबी समिट का जो आयोजन हुआ था ये हुआ था आपके वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। पहली बार आयोजित शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसमें क्या होगा कि जो आपके जलवायु परिवर्तन संबंधित जो फिल्में हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव में। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भारत और जो आपके अफ्रीका के देश हैं इनके जो आपके सेना के प्रमुख हैं, ठीक है, इनका सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र में इनका सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। भारत और अफ्रीका के अन्य देशों के सेना के प्रमुखों का जो है संयुक्त सम्मेलन था ये पुणे, महाराष्ट्र में। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया? तो श्री अन्न महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है भोजपुर में, ठीक है। तो ये जो श्री अन्न है ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो जो आपके मोटे अनाज हैं, जिस तरह से आपका बाजरा, ज्वार हो गया, इन सब के लिए जो है आपका किसका उपयोग किया जाता है? श्री अन्न जो है वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो श्री अन्न महोत्सव आपके भोजपुर, बिहार में आयोजित किया गया। पारंपरिक चिकित्सा पर शंघाई सहयोग संगठन के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो शंघाई सहयोग संगठन की जो है इस बार अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो इसकी जो पारंपरिक चिकित्सा पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया गुवाहाटी, आसाम में, ओके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ पर 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का। और इसका जो है आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था भोपाल, मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया? तो अभी जो है आपका आईएनएस विक्रांत का उद्घाटन किया गया था पिछले साल सितंबर में। यहीं पर जो है भारत के नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ओके। भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भारत और आसियान देश के जो है मध्य व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है आपके कुआलालंपुर, मलेशिया में। वर्ष 2023 में अंतर संसदीय संघ, ठीक है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 146वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया?
तो ये जो आपका अंतर संसदीय संघ है, इसका उद्घाटन इसकी बैठक हुई है कहाँ पे? मनामा बहरीन में इसकी जो है बैठक की गई है। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक कहाँ पे हुई? मनामा बहरीन में। सबसे कम विकसित देशों पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जो सबसे कम विकसित देश हैं इनका जो है अभी हाल ही में जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया कहाँ पे? तो दोहा कतर में जो है इसका आयोजन किया गया था। सबसे कम जो विकसित देश हैं उनका सम्मेलन। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला जिसका नाम है आहार, तो 2023 इसका जो है प्रारंभ कहाँ पे किया गया? तो ये एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है आहार 2023, और इसका जो है प्रारंभ किया गया नई दिल्ली में। सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन किया जा रहा है। सौराष्ट्र कहाँ पे है? गुजरात में। अभी कुछ दिनों पहले जो है काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? काशी में, ठीक है ना। तो सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो ये आपके सौराष्ट्र गुजरात में इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है दूसरा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, IPEF का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का आयोजन हुआ है आपके बाली, इंडोनेशिया में। और इसमें कौन कौन से देशों ने भाग लिया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में? तो ये लिया है आपके क्वाड के जो 4 देश हैं वो, इसके अलावा आसियान के जो आपके 10 से अब 11 देश हो गए हैं वो, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड, इन सभी ने जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रॉस्पेरिटी का जो आयोजन हुआ था इसमें जो है भाग लिया है। बाली, इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण सम्मेलन और आयोजन थे। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उद्घाटन जो हुए हैं, ठीक है। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो शिवमोगा हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया? तो कर्नाटक में किया गया। पूछा जा सकता है आपसे शिवमोगा हवाई अड्डा कहाँ पे है? कर्नाटक में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने अपने डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का जो उद्घाटन किया है वो किया है आपके, उद्घाटन नहीं किया, शिलान्यास किया। कहाँ पे? तो ये आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। यहाँ पे ये बनाया जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डिकिन विश्वविद्यालय और वोलागोंग विश्वविद्यालय, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। इन्हें कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इन्हें जो है गुजरात के गिफ्ट सिटी में अब स्थापित किया जाएगा। डिकिन विश्वविद्यालय और आपका वोलागोंग विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, इनको गिफ्ट सिटी गुजरात में जो है स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ से की? तो सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत की गई है आपके बेंगलुरु, कर्नाटका से। हाल ही में बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का जो गठन किया जाएगा इसकी घोषणा जो है किसके द्वारा की गई? तो भारत देश के द्वारा की गई। बिग कैट जो जैसे कि आपके टाइगर हो गए, लिपर्ड हो गया, ठीक है, लायन हो गया, इन सबको बिग कैट कहा जाता है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 119 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे NH275 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आप बस ये याद रखना कि जो अभी आप हाल ही में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे जो है स्टार्ट किया गया है, ये कौन सा नेशनल हाईवे है? तो ये आपका नेशनल हाईवे 275 है, ठीक है। 119 किलोमीटर ये लंबा है और किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा है 60 कृषि विश्वविद्यालयों के सांस्कृतिक कार्यक्रम एग्री यूनि फेस्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो एग्री यूनि फेस्ट का उद्घाटन किया गया आपके बेंगलुरु में, ठीक है। तो बेंगलुरु में एग्री यूनि फेस्ट का उद्घाटन किया गया। 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो ये आपकी बाईपास सुरंग T5 है और इसको प्रारंभ किया गया जम्मू कश्मीर से, ठीक है ना। 880 मीटर लंबी है ये बाईपास सुरंग T5 इसका नाम है, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा कपड़ा उद्योग के लिए कितने राज्यों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो PM मित्र एक योजना जो है स्टार्ट की गई थी पिछले वर्ष, ठीक है, जिसके अंतर्गत 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने जाने थे और इस वर्ष जो है इसका उद्घाटन भी किया गया 7 राज्यों में। कहाँ कहाँ पे? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 7 राज्यों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भारत महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो भारत महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है आपके कुवैत में। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी कि नेशनल एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा आपके गुजरात हरियाणा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन किया गया आपके बोलारम सिकंदराबाद। कहाँ पे है ये? तेलंगाना में। तो आपका एक राष्ट्रपति भवन आप समझ लीजिए कहाँ पे बनाया गया है, साउथ में बनाया गया, बोलारम सिकंदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, तो ये जो है हमारे क्या थे, ये हमारा जो है महत्वपूर्ण उद्घाटन था। आइए अभी देखते हैं, एक दो और बच्चे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मार्च 2023 में कहाँ पर शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो इसे जो है अभी इसका उद्घाटन किया गया कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना, एलओसी के पास में है ये। ठीक है, एलओसी के पास में है ये शारदा देवी मंदिर, इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने दक्षिण एशिया के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे खोला है? तो ये खोला है रक्षा संबंधित जो है यानी कि डिफेंस संबंधित प्रश्नों को। पहला हमारा है वायु सेना अभ्यास सिन्यू मैत्री किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो ये जो सिन्यू मैत्री है ये आपके भारत और जापान के मध्य में आयोजित हुआ है और ये वायु सेना का अभ्यास है। ठीक है, जापान में ये आयोजित किया जा रहा है और इस अभ्यास में भारत का जो C-17 ग्लोब मास्टर जहाज है इस जहाज ने भाग लिया है। ठीक है, तो सिन्यू मैत्री भारत और जापान के मध्य में हो रहा है और किस देश में? जापान में ही हो रहा है और भारत की तरफ से C-17 ग्लोब मास्टर जहाज ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट हमारा है पेंगोड़े सैन्य स्टेशन तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर किस देश के मध्य पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किया जा रहा है? तो भारत और फ्रांस के मध्य में फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना। अगला हमारा है भारत और फ्रांस के मध्य अरब सागर में आयोजित हुए समुद्री साझेदारी अभ्यास मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में भारत की तरफ से किस नौसेना जहाज ने भाग लिया है? तो भारत और फ्रांस के मध्य में हुआ, पहली बात तो ये याद रखना है। कहाँ पे हुआ? अरब सागर में। ठीक है, आपका समुद्री साझेदारी अभ्यास और इसमें भारत की तरफ से INS सह्याद्री ने भाग लिया। ठीक है ना, तो ये आपका नेवल शिप है आपका INS सह्याद्री, इसने भाग लिया है। चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी UK US, ये जो AUKUS है इसका मतलब A से ऑस्ट्रेलिया, UK से आपका यूनाइटेड किंगडम और US से मतलब आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है ना, तो ये तीन देश जो है मिलकर के परमाणु पनडुब्बी साझेदारी अभ्यास कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ठीक है, इसके नाम में ही आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है फ्रांसीसी नौसेना द्वारा हिंद महासागर में आयोजित द्विवार्षिक बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस में भारत की तरफ से किस युद्ध ने भाग लिया है? तो ये बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है, यानी कि इसमें ढेर सारे देश जो है शामिल होते हैं और भारत भी इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, और आयोजन कौन कर रहा है? तो इसका आयोजन फ्रांस की नौसेना के द्वारा किया गया। कहाँ पे? हिंद महासागर में। ठीक है, ला पेरोस इसका नाम है और इसमें भारत की तरफ से INS सह्याद्री और INS ज्योति दो जो है INS के शिप्स ने भाग लिया है। जबकि अभी आपने देखा भारत और फ्रांस के मध्य में जो आपका समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ था अरब सागर में, उसमें INS सह्याद्री ने ही भाग लिया था, जबकि ला पेरोस में INS सह्याद्री और INS ज्योति इन दोनों ने भाग लिया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है कि किस नेवल शिप ने भाग लिया है, याद रखिएगा। भारत और सिंगापुर के मध्य संयुक्त अभ्यास 13th बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो ये आपका 13वां संस्करण है बोल्ड कुरुक्षेत्र का। किसके किसके मध्य होता है? तो भारत और सिंगापुर के मध्य में होता है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया आपका जोधपुर मिलिट्री स्टेशन। ठीक है ना, तो इस किसका अभ्यास है? आपका थल सेना का युद्धाभ्यास है बोल्ड कुरुक्षेत्र, भारत और सिंगापुर के मध्य में। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने हिंद महासागर के क्षेत्र में चुनौतियों पर चर्चा के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया? तो कोलंबो सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो ये आपके भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया। ठीक है ना, आयोजन किया गया आपके कोलकाता में। ठीक है, और इसमें जो है किस किस देश ने भाग लिया है ये भी आप ध्यान रखेंगे।
भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस, ठीक है ना। तो ये आपका जो कोलंबो सुरक्षा कार्यक्रम है, इसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस शामिल हैं। कोलकाता में इसका आयोजन किया गया, किसके द्वारा? इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। अगला हमारा है 15 से 30 मार्च तक तीसरे सी ड्रैगन 2023 अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सी ड्रैगन का जो अभ्यास किया जा रहा है, ये किया जा रहा है आपके अमेरिकी नौसेना के द्वारा। भारत और अफ्रीका प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है AF इंडेक्स, ठीक है। AF से अफ्रीका, आई से आपका इंडेक्स हो गया, IN से इंडिया हो गया, और आपका डिफेंस एक्सरसाइज DEX से, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया आपके पुणे, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो भारत अफ्रीका प्रशिक्षण अभ्यास AF इंडेक्स आपका, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? पुणे, महाराष्ट्र में किया गया। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ड्रोन का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया हमेशा इस तरह के परीक्षण करता रहता है, परमाणु हथियारों का परीक्षण। तो अभी इसने जो है पानी के भीतर जो है ड्रोन ले जाने में सक्षम एक जो है परमाणु हथियार का जो है क्या किया है, एक ड्रोन का जो है परीक्षण किया है, जो परमाणु हथियार ले जा सकता है और सुनामी भी ला सकता है, ठीक है ना। तो ये किसने किया है? तो ये आपके उत्तर कोरिया ने किया है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान के द्वारा कौन से अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत की थल सेना और भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान, ठीक है ना, पूर्वी कमान के द्वारा जो है वायु प्रहार अभ्यास अभी हाल ही में किया गया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भारत की सेनाओं के बीच में ही हुआ है, ठीक है, थल सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान के बीच में। तो ये हमारे महत्वपूर्ण डिफेंस से संबंधित प्रश्न थे। अब हम लोग कुछ देखेंगे आपके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ विविध समसामयिकी को। इंडियन प्रीमियर लीग IPL और वुमेन प्रीमियर लीग जो आपका WPL है, इसका ये भी पहली बार आयोजित किया गया, आपको पता होगा। इसका शीर्षक प्रायोजक यानी कि जो टाइटल स्पॉन्सर है, वो अगले 5 वर्षों के लिए कौन बन गया है? तो वो बन गया है आपका टाटा। तो अभी आप देखते होंगे क्या लिख के आता होगा, टाटा IPL, टाटा WPL। अगले 5 साल तक ये आपके टाइटल स्पॉन्सर रहेंगे, यानी कि IPL के टाइटल स्पॉन्सर हैं, ठीक है। टाटा IPL इस तरह से बोला जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना, आप ध्यान रखना, क्योंकि हिंडनबर्ग का जो है मुद्दा अभी तक चल रहा है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च, इसके जो है रिसर्च के अनुसार जो आपका अडानी ग्रुप की कंपनियों पर जो आपके क्या लगाए गए थे, आरोप लगाए गए थे, उनकी जाँच के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो है एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। और किसकी अध्यक्षता में? तो अध्यक्ष याद रखना, अभय मनोहर सप्रे, ठीक है, अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में ये 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप देखिए। न्यायाधीश KM जोसेफ की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्ति एक समिति के द्वारा करने का निर्णय किया है। इस समिति में कौन कौन शामिल होंगे, ठीक है ना। अब तक ये नियुक्ति जो है डायरेक्ट कर दी जाती थी सरकार के द्वारा, लेकिन अब जो है इसमें कहा गया है कि इस निर्णय में कहा गया है कि अब इसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे, इसके साथ लोकसभा विपक्ष का नेता भी शामिल होगा, और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये भी इसमें शामिल होंगे। यानी कि आपका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति जब होगी तब इन तीनों की सहमति जरूरी है। और इसके अलावा जो आपके अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति भी जो है इसी तरह से की जाएगी। तो ये नया निर्णय आया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों इसमें शामिल होंगे, ठीक है ना। अगला हमारा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ पर खोजा गया है? तो इतिहास के क्वेश्चन में आपको मिल सकता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप ये खोजा गया है खोंडोलाइट, जाजपुर जिला, उड़ीसा में, ठीक है ना। किसने खोजा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1300 वर्ष पूर्व बौद्ध स्तूप खोंडोलाइट, जाजपुर, उड़ीसा में खोजा गया। हाल ही में AM अहमदी का निधन हो गया, ये किस पद पर रह चुके हैं? तो AM अहमदी जो है ये भारत के 26वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो है मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। किस क्रम के? 26वें क्रम के। अगर आपको पता हो कि अभी जो वर्तमान में आपके मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़, वो किस क्रम के हैं, ठीक है ना, वो किस क्रम के हैं, वो आप लोग को क्रम बताना है, ठीक है।
मध्य प्रदेश राज्य का 53वां जिला किसे घोषित किया गया? तो 53वां जिला घोषित किया गया है मऊगंज को। और इसे किससे अलग किया गया? तो रीवा से अलग करके मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे बनाया गया? तो मऊगंज को बनाया गया है। कौन से स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर का स्टैचू लगाने की घोषणा की गई है? तो अब जो है जो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, वहाँ पर सचिन तेंदुलकर का जो है एक स्टैचू लगाया जाएगा। ठीक है। वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा हो गई या फिर आपके पास वर्चुअल संपत्ति है, इन पे आप जो है क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, तो इस पर जो है धन शोधन अधिनियम 2002 लगेगा, यानी कि आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। इस क्वेश्चन में आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आप याद रखना कि धन शोधन अधिनियम किस वर्ष का अधिनियम है? 2002 का, यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये 2002 का अधिनियम है। ओके। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से कहाँ पर स्थानांतरित कर रहा है? तो इंडोनेशिया अपनी राजधानी, पहले इसकी राजधानी इंडोनेशिया की कहाँ पे थी? जकार्ता में थी, लेकिन अब जो है एक रिपोर्ट के अनुसार जकार्ता अगले कुछ वर्षों में क्या होगा? पानी में डूब जाएगा। इसीलिए जो है ये अपनी राजधानी को नूसंतारा में जो है क्या कर रहा है? स्थानांतरित कर रहा है, जो कि आपके बोर्नियो द्वीप पर है नूसंतारा। ठीक है ना, वहाँ पर जो है इंडोनेशिया अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर रहा है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की सूचना जारी की है? यानी कि जो आपकी बीएसएफ की भर्ती होती है, ठीक है ना, इसमें जो पहले के अग्निवीर जो आपके सेना में शामिल हुए हैं, अभी जो है जो शामिल हो रहे हैं, उन सबको 10% का आरक्षण दिया जाएगा, ऐसी जो है घोषणा की गई है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा सतीश कौशिक, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आपके अभिनेता और निर्देशक थे, यानी कि डायरेक्टर भी थे और आपके एक्टर भी थे। तो याद रखना सतीश कौशिक के बारे में काफ़ी न्यूज़ चली थी इनकी। नेक्स्ट हमारा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित पुस्तक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टिलिटी का लेखक कौन है? तो ये है आपके डॉक्टर कर्ड सिंह। तो डॉक्टर कर्ड सिंह जो है इन्होंने लिखी है पुस्तक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टिलिटी। ठीक है ना। और इस विमोचन यानी कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो ये किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। पूर्व कैबिनेट सचिव KM चंद्रशेखर द्वारा हाल ही में किस नाम से अपनी आत्मकथा जो है लॉन्च की गई है? तो ये आपके जब आपका कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय ये कैबिनेट सचिव थे KM चंद्रशेखर, और इन्होंने अभी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एज गुड एज माई वर्ड। ठीक है। यूरोपियन संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? तो विंडसर फ्रेमवर्क यूनाइटेड किंगडम के साथ यूरोपियन यूनियन ने जो है इसका निर्माण किया है, क्योंकि जो है यूनाइटेड किंगडम अब यूरोपियन यूनियन का भाग नहीं है, तो इसके साथ व्यापार करने के लिए विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ओके। नेक्स्ट है हमारा माउंट मेरापी, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, ये कहाँ पर स्थित है? तो जो माउंट मेरापी है इसमें ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके इंडोनेशिया में है आपका माउंट मेरापी। इसके अलावा आपका क्रकाताओ भी जो है कहाँ पे है? वो भी आपके इंडोनेशिया में ही स्थित है। ठीक है। मार्च 2023 में वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक कौन सा है? तो अभी हाल ही में एक अमेरिकी बैंक जिसका नाम क्या था? सिलिकॉन वैली बैंक, ये जो है आपका क्या हो गया था? दिवालिया हो गया था। ठीक है ना, मार्च 2023 में। तो इसका नाम आप याद रखना, सिलिकॉन वैली बैंक। ये आपका अमेरिका का एक बैंक है जो अभी हाल ही में दिवालिया हुआ था। हाल ही में इन्फ्लुएंजा के सीजनल वायरस H3N2 वायरस की से पहली मौत कहाँ पे हुई है? तो ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखना कर्नाटक और हरियाणा में मौत हुई है H3N2 की वजह से। चक्रवात फ्रेडी से अभी हाल ही में कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो एक चक्रवात आया था जिसका नाम क्या था? फ्रेडी। ठीक है ना, और इससे प्रभावित हुआ आपका अफ्रीकी महाद्वीप का मलावी देश। ठीक है, तो मलावी देश जो है प्रभावित हुआ था, और ये किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जहाँ पे कौन सा चक्रवात आया अभी? चक्रवात फ्रेडी। ठीक है। सुपर बग के खिलाफ नए जीवाणुरोधी अणु ITR 00693 की खोज किसने की है? तो यहाँ पे खुद ही लिखा है ITR, यानी कि IIT रुड़की ने जो है इसकी खोज की है। एक जीवाणुरोधी आपका अणु है। ठीक है ना, किसके खिलाफ? सुपर बग के खिलाफ बनाया गया है इसे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पहली बार मेथेनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ प्रारंभ किया? तो ये आप
याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार मेथेनॉल से चलने वाली बसें कहाँ पे प्रारंभ की गई, तो ये प्रारंभ की गई आपके बेंगलुरु शहर में, ठीक है ना। तो आपके मेथेनॉल से जो है बसें चलेंगी। और सरकार ने एक चीज़ और की है कि 1 अप्रैल से, यानी कि इसी वर्ष 1 अप्रैल से जो आपका पेट्रोल है उसमें जो है आपके 20% क्या मिलाया जाएगा, मेथेनॉल मिलाए जाने की जो है बात की है, ठीक है। हाल ही में 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी किसने दी है, तो 18 देश जो हैं वो अब भारत के साथ क्या करेंगे, डॉलर में नहीं रुपए में जो है क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, ठीक है ना। तो अब भारत जो है रुपए में व्यापार करेगा इन देशों के साथ, 18 देशों के साथ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दी है, ठीक है, ताकि भारत जो है इन 18 देशों के साथ रुपए में अब व्यापार कर सकता है। पहले व्यापार किस में होता था, तो डॉलर में होता था। हाल ही में भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा को किस देश ने औपचारिक रूप से मान्यता दी है, तो मैकमोहन रेखा को अमेरिका ने जो है औपचारिक रूप से मान्यता दी है, ठीक है ना। मैकमोहन रेखा किसके किसके मध्य है, तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा का निर्धारण करती है वो मैकमोहन रेखा है। हालांकि चीन इस मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है, ठीक है, वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा ही मानता है। लेकिन जो है अब अमेरिका में जो है औपचारिक रूप से जो है इसे पास किया गया कि जो आपका भारत मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के हिस्सा का निर्धारण सही करता है और अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। मार्च 2023 में किस राज्य सरकार में 19 जिलों के गठन की घोषणा की गई है, तो 19 नए जिले जो है बनाए गए कहाँ पे, राजस्थान में। अब कुल कितने हो गए हैं, तो कुल हो गए हैं 50 जिले, ठीक है ना। तो कुल 50 जिले हो गए हैं, 19 नए जिलों का गठन किया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराध के आरोपों पर किसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो है व्लादिमीर पुतिन जो कि आपके रूस के राष्ट्रपति हैं, इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, ठीक है। प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात सरकार ने गिर राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है, तो आपको पता है कि एशियाई शेरों का जो घर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, कि गिर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। अब इसके बाद एक और जो है दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है एशियाई शेरों का, उसका नाम क्या है, वर्धा वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना। तो गुजरात में ही आपका है वर्धा वन्य जीव अभयारण्य। अब गिर राष्ट्रीय उद्यान के बाद आपका वर्धा वन्य जीव अभयारण्य भी जो है इसका हिस्सा होगा, यानी कि अब आपके एक दूसरा घर हो जाएगा एशियाई शेरों के लिए। और याद रखना ये जो प्रोजेक्ट लायन है ये वर्ष 2020 में प्रारंभ किया गया है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता होगा 1973 में, ठीक। और आपको अगर पता हो प्रोजेक्ट एलिफेंट तो आप लोग कमेंट करके बताना कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट लायन याद रखना आपका 2020 में प्रारंभ किया गया है। हाल ही में 35वें बसंत महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो अब कुछ जो आपके महोत्सव और उत्सव लगातार आएंगे 7-8, आप लोग ध्यान से देखना है, अभी हाल ही में इसी महीने में हुए हैं सब। तो बसंत महोत्सव का आयोजन किया गया आपके पंचकुला हरियाणा में। मैती समुदाय के द्वारा 5 दिवसीय होली का संस्करण, तो यहाँ पे जो मैती समुदाय है ये 5 दिनों तक होली मनाती है, जिसे क्या कहा जाता है, याओ सांग उत्सव, ठीक है, याओ सांग उत्सव। इसका प्रारंभ कहाँ पर किया गया, तो याओ सांग उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये होता है आपके मणिपुर में। और किस समुदाय के द्वारा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक जीके में, तो मैती समुदाय के द्वारा, ठीक है। तो मैती समुदाय मणिपुर का, और याओ सांग उत्सव भी यहीं पे मनाया जाता है। जो आपके उत्सव होते हैं वो नए आपके पूछे जाते हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स के आसपास ही के ही उत्सव होते हैं। हिंदू महीने चैत्र के पहले दिन मनाया जाने वाला फूलदेई महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो फूलदेई महोत्सव जो है ये आपके उत्तराखंड में जो है आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है फूलदेई महोत्सव, कहाँ पे, उत्तराखंड में। हाल ही में सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन किया गया आपके अरुणाचल प्रदेश में। सियांग उनिंग महोत्सव कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। पूर्णतः महिलाओं को समर्पित अट्टुकल पोंगल त्यौहार का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो अट्टुकल पोंगल की बात होगी तो ये कहाँ पे होगा, केरल में। और केवल अगर पोंगल की बात होगी, ठीक है, अगर केवल पोंगल की बात होगी तो ये आपका कहाँ पे होगा, ये आपके तमिलनाडु में होगा। लेकिन अट्टुकल पोंगल की बात होगी तो ये आपके केरल में होगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और कहाँ पे मनाया गया, तिरुवनंतपुरम के अट्टुकल भगवती मंदिर में इसका आयोजन किया गया, केरल में। हाल ही में तासीदिंग मठ में भूमचू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो भूमचू महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पे, तो ये मनाया जाता है
सिक्किम राज्य में, ठीक है। तो भूमचू महोत्सव कहाँ पे, तो भूमचू महोत्सव आपके सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। अब अगला देखते हैं हम लोग 32 पॉइंट। पाक जल डमरू मध्य को, यानी कि पाक स्ट्रेट जिसे आप जानते हैं, अंडर 21 समूह यानी कि 21 वर्ष के अंदर समय में सबसे कम समय में पार करने का रिकॉर्ड किसने स्थापित किया, तो संपन्ना रमेश जो है, जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है, इन्होंने 5 घंटे और 30 मिनट में 29 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, ठीक है। तो ये पाक स्ट्रेट को पार करने वाले जो है अंडर 21 समूह में सबसे कम समय में पार करने का रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया है। किसने, संपन्ना रमेश, ठीक है, संपन्ना रमेश। 22 मार्च 2023 को कौन सा विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है, ठीक है। तो जो आपका चैत्र वर्ष स्टार्ट हुआ है, तो एक विक्रम संवत प्रारंभ किया गया था, नेपाल के राजा विक्रमादित्य थे वहाँ पे, उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, 57 ईसा पूर्व, यानी कि जो आपका इंग्लिश वाला स्टार्ट होता है, इंग्लिश वाला जहाँ से स्टार्ट होता है जीरो के आगे से, उससे 57 साल पहले ही इसको जो है विक्रम संवत को प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। तो इसका जो विक्रम संवत है उसका वर्ष 2080 चल रहा है वर्तमान में, जबकि इंग्लिश वाले का क्या चल रहा है, तो इंग्लिश वाले का 2023 चल रहा है। 57 वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसका जो है क्या है, 2080 है, ठीक है ना, यह ध्यान रखना। हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किस स्टेडियम का नाम किया गया, तो रानी रामपाल जो है आपको पता है कि ये आपकी भारत की जो है क्या थी, महिला क्रिकेट टीम की जो है कप्तान, ठीक है ना। अब इनके नाम पर रानीज हॉकी गर्ल टर्फ जो है, ये रायबरेली का जो हॉकी स्टेडियम था, इसका नाम बदल कर रख दिया गया है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया, तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको पता है कि ये ब्रिक्स देशों का जो है एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, ठीक, एनडीबी आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। अभी आपको पता है कि इसकी जो है अध्यक्ष नई चुनी गई हैं, तो आपको अभी एक दो दिन पहले पढ़ाया गया था, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो है नियुक्ति है। तो मिस्र जो है इसका नया देश जो है शामिल हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक में। हाल ही में किस सांसद को लोकसभा सदस्यता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत रद्द कर दी गई, तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है। आपको इम्पोर्टेंट क्या है, आपसे एग्जाम में जो है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है ये किस वर्ष का है, ठीक है। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का है, ये आप ध्यान रखना। बाकी राहुल की लोकसभा सदस्य रद्द हुई, ये सबको याद होगा, ठीक है। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का है, ये आप ध्यान रखना, इसी के तहत इनकी सदस्यता रद्द की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद जो है 102 का भाग 5 भी इसमें शामिल था, ठीक है ना। इन दोनों को मिला करके इनकी सदस्यता को रद्द कर दी गई है। किस राज्य ने युवाओं के लिए राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है, तो राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया गया कहाँ पे, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है, ठीक है। युवाओं के लिए इसको प्रारंभ किया गया, राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल, ठीक है। युवाओं के लिए अब अलग से बजट भी आएगा मध्य प्रदेश में। हाल ही में गार्डन मूर का निधन हो गया, तो गार्डन मूर कौन थे, इन्होंने कौन सी कंपनी स्थापित की थी, तो आप लोग कंप्यूटर चलाते होंगे तो आपने इंटेल का नाम जरूर सुना होगा। इंटेल इनसाइड, इस तरह से इंटेल का i5 इस तरह से प्रोसेसर आता है, i5, i7, i9। तो याद रखना ये गार्डन मूर थे, इन्होंने जो है इंटेल कंपनी की स्थापना की थी। इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी और कितने रुपए, 357 रुपये प्रतिदिन देने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक मजदूरी कौन दे रहा है इस समय मनरेगा के तहत, तो वो दे रहा है हरियाणा, ठीक है। और सबसे कम कौन दे रहा है, तो सबसे कम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दे रहे हैं, जो कि 221 रुपये प्रतिदिन दे रहे हैं, ठीक। तो मनरेगा के तहत सबसे अधिक मजदूरी कौन देने वाला राज्य बन गया, तो वो आपका हरियाणा बन गया है, 357 रुपये प्रतिदिन देता है ये। किस राज्य के गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो गंधमर्दन पहाड़ी कहाँ पे है, ओडिशा में, और इसे देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, यानी कि भारत का 37वां जो है जैव विविधता विरासत स्थल है आपका गंधमर्दन पहाड़ी, कहाँ पे है, ओडिशा में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, पर्यावरण में आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा करंट अफेयर्स के रूप में। संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च की गई पुस्तक युद्ध और महिलाएं के लेखक कौन है, तो युद्ध और महिलाएं महिलाएं पुस्तक का जो लेखक है इनका नाम है डॉक्टर M.A. हसन, सॉरी। अगला हमारा है, अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाद
नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ पे किया? तो केम्पेगौड़ा का नाम आएगा तो आप एक शहर याद रखा कीजिए, बेंगलुरु, ठीक है ना। तो केम्पेगौड़ा जो है ये आपके बेंगलुरु से संबंधित है, आप ये जरूर याद रखना। कोई भी चीज़ होगा केम्पेगौड़ा के नाम से एक आपका क्या है वहाँ पे एयरपोर्ट भी है, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ पे? बेंगलुरु में ही है। भगवान बसवेश्वर और इनकी जो है मूर्तियों का अनावरण भी यहीं पे किया गया अमित शाह के द्वारा। किस राज्य के सौंदर्या आम को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो सौंदर्या आम कहाँ का है? तो ये आपके रीवा मध्य प्रदेश का है, ठीक है ना। और इसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। तो याद रखना सौंदर्या आम कहाँ का है? तो ये है आपके रीवा मध्य प्रदेश का। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक 16.20 किलोमीटर तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपके मुंबई में है, ठीक है। और वहीं से जो है कुछ दूर पर आपका एलिफेंटा की गुफा है आपका, कहाँ पे? एक आपका आइलैंड है छोटा सा, वहाँ पे मुंबई में ही। तो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा तक तैर कर, यानी कि 16.20 किलोमीटर की इसकी लंबाई थी, इसको तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो ये बने आपके आईपीएस कृष्ण प्रकाश। आईपीएस कृष्ण प्रकाश जो है इसे तैर कर पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। किस खेल संघ ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित किया है? तो विश्व एथलेटिक्स संघ जो था, ठीक है ना, वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन, इन्होंने जो आपकी ट्रांसजेंडर्स थे, ठीक है, जो ट्रांसजेंडर्स थे वो लोग क्या करते थे, वो अब पहले जो है महिला विश्व रैंकिंग प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते थे, ठीक है। उनमें अधिकतर चीज़ें पुरुषों की तरह भी होती हैं। तो इसीलिए जब है अब जो है ट्रांसजेंडरों को जो है क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया किसी भी महिला की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, ठीक है। किसने प्रतिबंधित किया? विश्व एथलेटिक्स संघ ने। डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया? तो डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाया गया आपके 28 मार्च को, पहली बार मनाया गया है, याद रखना। पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारतीय सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो पेंशन जो है, पेंशन के लिए इस समय काफ़ी बवाल हो रहा है हर एक राज्य में। हर एक राज्य का चुनावी मुद्दा है पेंशन, यानी कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसे वापस लाने की, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है अब भारतीय सरकार ने एक जो है समिति का गठन किया है टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में, जिसकी समिति की जो है सिफारिशों के आधार पर इसके आगे का फैसला लिया जाएगा कि जो है पेंशन में किस तरह के सुधार किए जाएं, ताकि जो है लोगों में जो है रोष ना रहे। शंघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार किसे बनाया गया है? तो डायलॉग पार्टनर बनाया गया अभी हाल ही में सऊदी अरब को, जबकि सऊदी अरब जो है आपका शंघाई सहयोग संगठन का भाग नहीं है, इसके बावजूद भी सऊदी अरब को नया संवाद भागीदार यानी कि डायलॉग पार्टनर बनाया गया सऊदी अरब को। दुनिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो शून्य अपशिष्ट दिवस जो है ये पहली बार मनाया गया, और ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपके 30 मार्च को, यानी कि जीरो वेस्ट डे, ठीक है, इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे। किस देश में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय जीनोम रणनीति ये प्रारंभ की गई है आपके संयुक्त अरब अमीरात में। क्या किया जाएगा? ढेर सारे जीन्स को जो है इकट्ठा करके उस पर रिसर्च किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके संयुक्त अरब अमीरात में स्टार्ट की गई राष्ट्रीय जीनोम रणनीति। तो ये हमारे मार्च के करंट अफेयर्स जो थे वो आपके समाप्त होते हैं। तो अगर आपने कुछ सीखा हो तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किया होगा तो कर लेंगे, और चैनल को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।